हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूही दिल्ली शहर की रहने वाली एक बहुत ही बिंदास और हंसमुख लड़की थी और पेशे से चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी थी। वो जहाँ भी जाती सबको खुश कर दिया करती। साथ ही वो अपनी फैमिली की एक लौती बेटी थी। रूही को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी जॉब और अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। उसकी इस बात से उसके घर वालों को बहुत परेशानी थी। एक दिन वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी उसकी माँ भावना उसके कमरे में आकर बोलती है, कब तक बच्चों के पीछे अपनी जिंदगी ऐसे ही गुजारेगी बेटा? अपनी शादी के बारे में भी सोच ले, ऐसा कब तक चलेगा? माँ, बच्चों का ख्याल रखना मेरी जॉब है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रही बात शादी की, तो मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही हमारे घर में पड़ी रहेगी? तू सुन रही है मैं क्या बोल रही हूँ? अरे जिंदगी ऐसे अकेले नहीं बीतती बेटा, साथी का होना जरूरी है। और तू कितना कुछ कर ले, मैं भी तेरी माँ हूँ। शादी तो मैं करवा कर ही रहूंगी तेरी। अब जबरदस्ती करोगी क्या माँ मुझसे? हाँ, वरना तू ऐसे कवारी ही बुढ़ी हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आप लड़का पसंद कर लो। आप जिससे कहेंगी मैं उससे शादी कर लूंगी। हाल फिलहाल मैं लेट हो रही हूँ, हॉस्पिटल जाना है। रूही अपनी माँ को समझाकर हॉस्पिटल चली जाती है। कुछ टाइम बाद शाम को जब वो हॉस्पिटल से घर आती है, तो जिसके कुछ देर बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी उसकी माँ भावना बोलती है, आज ही तूने शादी के लिए हाँ करी और आज ही एक बड़ा अच्छे लड़के का रिश्ता आया था। मैंने तो झट से हाँ बोल दी। बेटा तू कहे तो कल उन्हें बुला लूं। जब सब कुछ पहले ही कर लिया तो मुझसे क्या पूछ रही हो? करो जो आपको करना है, जो आपको सही लगे। अगले दिन सुबह सुबह अंश नाम का लड़का अपनी माँ अर्चना के साथ रूही को देखने उसके घर आता है और रूही अर्चना और अंश दोनों को ही बहुत पसंद आती है और दोनों परिवार वालों की रजामंदी से दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। कुछ दिन बाद तय किए हुए मुहूर्त पर दोनों की शादी होती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन सुबह सुबह तैयार होकर रूही किचन में आती है और अपनी जेठानी नीतू से पूछती है, दीदी ये हमारे घर में इतना सन्नाटा क्यों छाया रहता है? हमेशा सब लोग मशीन की तरह बस काम में ही लगे रहते हैं, कोई किसी से कुछ बोलता ही नहीं है। और ये हमारी सासू माँ, ये तो अलग ही आइटम है। माना कि गर्मी का मौसम है तो गर्मी होगी और सबको गर्मी लगती भी है, लेकिन मुझे तो लगता है कि सासू माँ को कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है। ऊपर से उनका मत्था भी सारा दिन गर्म रहता है। पूरे घर में चलता फिरता हीटर बन के घूमती है। तुम्हें अभी यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, थोड़े दिन रुक जाओ, सब समझ आ जाएगा। और रही सासू माँ की बात, तो हाँ उनको कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है। तो आपने उनसे कभी कुछ बोला क्यों नहीं दीदी? ना बाबा ना, मुझे तो डर लगता है सासू माँ से। कौन जाए उनसे बोलने, वो अपने बेटों से जल्दी नहीं बोलती, तो हमसे क्या बोलेंगी। रूही और नीतू का स्वभाव लगभग मिलता जुलता ही था, लेकिन उनके घर के तौर तरीके, उनके स्वभाव बहुत अलग थे। दोनों एक साथ मिलकर रहती थी, साथ ही सारे घर का काम करती थी। और रूही जब हॉस्पिटल चली जाती तो उसकी जेठानी नीतू रूही के हिस्से का काम भी खुद ही कर लिया करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक एक रात नीतू किचन में खाना बनाते टाइम रूही को बुलाकर बोलती है, रूही तुम जाकर माँ जी को खाने के लिए बुला लाओ, मैं तब तक खाना लगा देती हूँ। जी दीदी अभी जाती हूँ। इतना कहकर रूही जब अपनी सास के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी सास एसी चालू करके अपने माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही है, जिसे देखकर वो बहुत हंसती है और थोड़ी देर देखने के बाद कमरे के अंदर जाकर बोलती है, माँ जी खाना तैयार है, दीदी बुला रही है, चलिए खाना खा लीजिए। तो इसमें दांत दिखाने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे बोल दे। माँ जी दांत दिखाने और खुश रहने से सेहत अच्छी रहती है। आप भी थोड़ा हंस लिया करो, क्या हीटर की तरह तपती रहती है। वैसे आपसे एक बात पूछूं माँ जी? ऐसे बात करते हैं अपनी सास से? तमीज तो तुझे है ही नहीं। बोल क्या पूछना है, लेकिन बिना दांत दिखाए। जब देखो हंसती रहती है, पागल हो जाएगी एक दिन। माँ जी हंसने से कोई पागल नहीं होता, पर आपको तो क्या ही समझ आएगा। खैर छोड़िए, मैं तो हूँ ही ऐसी। आप बताइए कि आप ये कर क्या रही थी? कुछ नहीं,
मुझे गर्मी लग रही है और गर्मी में सर दर्द बहुत हो रहा है, इसलिए ठंडे पानी की पट्टी रख रखी है। एसी चालू करके? माँ जी, ऐसा करने से बॉडी का टेम्परेचर असंतुलित हो सकता है और ज्यादा देर तक एक ही जगह पर बर्फ का इस्तेमाल करने से नसें ब्लॉक हो सकती हैं। तेरी डॉक्टर गिरी खत्म हो गई हो तो मेरा खाना कमरे में ही भिजवा दे, बहुत गर्मी है, मैं नीचे नहीं आऊंगी। ये सुनकर रूही चुपचाप अपनी सास के लिए खाना लाकर उसके कमरे में रखकर वापस नीचे चली जाती है और फिर सभी लोग एक साथ खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अचानक आधी रात को रूही की आंखें खुल जाती है और वो पानी लेने किचन में जाती है तो देखती है कि फ्रिज खुला हुआ है और उसके आगे कोई औरत खड़ी है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है और उसकी आवाज सुनकर अंश भागते हुए वहाँ आता है और लाइट जलाकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? फ्रिज के पास कोई औरत खड़ी है। लगता है तुम नींद में हो। वो कोई औरत नहीं, मेरी माँ है। यार, तो ये इतनी रात को फ्रिज के पास आत्मा बनके क्यों भटक रही है और तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? अपनी माँ से पूछो ना, आधी रात को फ्रिज खोलकर क्यों खड़ी है ऐसे? चुप हो जाओ, माँ सुन लेंगी। और तुम चुपचाप कमरे में चलो मेरे साथ, उनको करने दो जो करना है। मुझे जब पता है तो क्यों पूछूं मैं? ओहो हो, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे पति अंतर्यामी हैं। क्या पता है आपको? बताना जरा मुझे। कमरे में चलो तब बताऊंगा। इतना कहकर अंश रूही को कमरे में ले जाकर बताता है कि उसकी माँ को और लोगों से ज्यादा गर्मी लगती है और गर्मी बर्दाश्त न कर पाने की वजह से अक्सर वो फ्रिज को खोलकर उसके पास खड़ी रहती थी। साथ ही ज्यादा गर्मी लगने के कारण उसका स्वभाव भी बहुत गुस्सैल हो गया था। ये सब सुनने के बाद रूही बोलती है, सॉरी अगर बुरा लगे तो। पहले तो मुझे लगता था कि सिर्फ तुम्हारी माँ ही पागल है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुम सारे घर वाले ही पागल हो। तुम मेरे घर वालों को पागल बोल रही हो? दिस इज नॉट राइट। हाँ, बोल रही हूँ। बीवी या बहू बनकर नहीं, बल्कि एक डॉक्टर होने के नाते बोल रही हूँ। क्यों आप लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतने लापरवाह हैं और माँ जी की प्रॉब्लम को छोटा समझकर उसे इग्नोर कर रहे हैं? जरूरत से ज्यादा गर्मी हमारे शरीर में टाइफाइड, थायराइड और न जाने कितनी ही जानलेवा बीमारियों को हमारे शरीर में पनह देती है। अगर समय पर इनका इलाज ना करवाया जाए तो इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर हम अंदर से हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम खुश भी नहीं रह सकते। बात तो तुम सही कह रही हो। मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। आज लग रहा है कि मेरी बीवी डॉक्टर है। अच्छा जी, लगना क्या है, मैं तो हूँ ही डॉक्टर। अगली सुबह अंश अपने माँ के कमरे में जाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाकर कुछ टेस्ट करवाने की बात करता है, लेकिन अर्चना उसकी बात नहीं सुनती। फिर इस तरह रोज अंश के बार बार कहने पर अर्चना अपने सारे टेस्ट करवा लेती है और उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे थायराइड है, जिसकी वजह से उसको इतनी गर्मी लगती है। उसके बाद वो एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन स्टार्ट करती है और कुछ टाइम बाद उसका थायराइड नॉर्मल हो जाता है और उसे गर्मी लगना भी कम हो जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। अरे तेरे इन आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सौदा किया है मैंने तेरा, मुंह मांगी कीमत दी है। अरे कितने वक्त से इंतजार किया है इस पल का। तेरे आंसुओं में बहकर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। आखिर एक औरत का सौदा करने वाला घटिया इंसान कौन है? मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसकी कीमत लगाकर सौदा कर लिया। आखिर एक औरत का सौदा करने जैसा घिनौना काम कौन कर सकता है? आइए जानने के लिए कहानी को विस्तार से जानते हैं। आकाश अपनी बाइक से रोज की तरह ऑफिस जा रहा था। तभी अचानक एक लड़की सामने आ जाने की वजह से उसको जोर से ब्रेक मारनी पड़ती है, जिस कारण वो संतुलन खोकर गिर पड़ता है। ये देखकर वो लड़की जल्दी से उसके पास आकर उसे संभालती हुई बोलती है, आप ठीक हैं? आपको लगी तो नहीं? आकाश उस लड़की को इतने प्यार से देखकर उसके खूबसूरत से चेहरे को निहारता हुआ बोलता है, लगी है ना दिल पर? क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या आप मुझे उठाने में मदद कर सकती हैं? कामना आकाश को उठाकर सड़क के किनारे बने बेंच पर बैठा देती है। साथ ही अपने ऐसे अचानक सामने आने पर वो उससे माफी भी मांगती है।
ये मुलाकात तो यहीं खत्म होती है, लेकिन उस दिन के बाद से जाने अनजाने में दोनों अक्सर कहीं न कहीं टकरा जाया करते थे, जिसके चलते दोनों के बीच प्यार की शुरुआत हो गई। और एक शाम आकाश अच्छे से रेस्टोरेंट में कामना को बुलाकर अपने घुटनों के बल बैठकर उससे बोलता है, कामना, तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में कोई कामना अधूरी नहीं बची, इसीलिए अब मैं तुमको हमेशा के लिए अपनी जिंदगी की गाड़ी में परमानेंट सवारी बनाना चाहता हूँ। सच में आकाश, लेकिन मैं एक अकेली लड़की हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, क्या फिर भी मैं तुम्हें स्वीकार हूँ? मैंने तुमसे प्यार किया है, जिंदगी भर तुमको अपने पास रखना चाहता हूँ, एक बार हाँ तो करो, क्योंकि तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए। आकाश के प्रपोजल को एक्सेप्ट करके कामना उसके साथ मंदिर में शादी कर लेती है और आकाश उसको अपने घर लेकर आता है, जहाँ वो अकेला रहता था। अपने ससुराल में आकर कामना बोलती है, देखिएगा आकाश, इस घर को ना स्वर्ग बना देंगे हम। हाँ मेरी जान। अच्छा सुनो, एक बात बतानी भूल गया, कल मेरे बॉस खाने पर आ रहे हैं, हमारी शादी की बधाई देने, तो कुछ अच्छा बना लेना। जी ठीक है पतिदेव। इतना बोलकर कामना घर देखने में बिजी हो जाती है और आकाश बाहर आकर एक कॉल पर बात करते हुए बोलता है, जैसा सोचा था वैसा हो गया, मेरी दूसरी बीवी सौदे के लिए तैयार है, इसका सौदा करके मैं अपने और तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। हाँ जान, इस समय के लिए कितनी मेहनत की है तुमने, चिंता मत करो, सब वैसा ही होगा जैसा सोचा है। आकाश फोन पर बातें कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से कामना एक फोटो को अपने साथ लेकर आती है, जिसमें आकाश एक और लड़की के साथ होता है। ये फोटो दिखाते हुए वो आकाश को बोलती है, आकाश, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ फोटो में? अपने पीछे कामना की अचानक आवाज सुनकर आकाश चुपके से कॉल को कट करके कामना की तरफ मुड़ता है और उसके हाथों में फोटो फ्रेम को देखकर बोलता है, अरे तुम रो क्यों रही हो, ये फोटो में मेरी बहन है, अब इस दुनिया में नहीं है। क्या ये बात है? सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने खामखा ही तुम पर शक किया, मुझे लगा कहीं मैं तुम्हारी दूसरी बीवी तो नहीं। पागल हो, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो, बच गया आज तो। इतना बोलकर आकाश कामना को गले लगा लेता है और अगली सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है और कामना रात के डिनर की तैयारी के लिए मार्केट से सब्जियां लेकर आती है। शाम होने पर डोर बेल बजती है। कामना खूबसूरत सी साड़ी पहनकर दरवाजा खोलती है तो सामने आकाश के साथ उसका बॉस राघव होता है, जो कामना को ऊपर से नीचे तक निहारने के बाद बोलता है, अरे वाह आकाश, तुम्हारे हाथ तो खजाना लगा है, तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत होगी मैंने सोचा नहीं था। सर, अब किस्मत किस्मत की बात है। कामना को उसकी बातें अजीब लगती है, लेकिन वो उनको नजरअंदाज करके उसका स्वागत करती है और चाय पीने के कुछ देर बाद बोलती है, खाना तैयार है, आप दोनों चलिए खाने। सर आप चलिए, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। कामना, सर को खाना लगाओ, मैं आता हूँ। आकाश इतना बोलकर चला जाता है, लेकिन कामना को उसके बॉस राघव का बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है। फिर भी वो उनको टेबल पर बैठाकर खाना परोसती है। तभी राघव कामना का हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारे हाथ कितने मुलायम हैं, खाने की जगह इनको खा लूं। कामना अपना हाथ छुड़वाते हुए उसे एक थप्पड़ मारकर बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अपनी हद में रहिए, आप आकाश के बॉस हैं, मेरे नहीं, समझ गए? खाने की टेबल से उठकर कामना को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए राघव बोलता है, अब से मैं तुम्हारा भी बॉस हूँ, गुलाम हो तुम मेरी, समझी? आंखों में आंसू लिए कामना बोलती है, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए। अरे तेरे इन आंसू से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सौदा किया है मैंने तेरा, मुंह मांगी कीमत दी है और ना जाने कितने वक्त से इंतजार किया है इस पल का। तेरे आंसू में बहकर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और क्या कहा, चला जाऊँ? अरे जाने नहीं, लेने आया हूँ अपने सौदे की हुई चीज को। मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसकी कीमत लगाकर सौदा कर लिया, और आखिर मेरा सौदा करने का हक तुम्हें दिया किसने? आकाश ने, उसने तुमसे शादी ही तुम्हारा सौदा करने के लिए करी है। उसकी दूसरी बीवी हो तुम, उसने अपनी दूसरी बीवी का सौदा किया है मुझसे। दूसरी बीवी? नहीं,
ये झूठ है, मैं उसकी दूसरी बीवी नहीं हूँ। कामना के इतना बोलते ही एक आवाज आती है। यही सच है, तुम आकाश की दूसरी बीवी हो, क्योंकि पहली मैं हूँ। कामना जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसके सामने वही लड़की होती है जो आकाश के साथ फोटो में थी। उसको आकाश के साथ देखकर कामना बोलती है, ये तो तुम्हारी बहन है ना आकाश, तुमने मुझे बताया था। गलत बताया था, ये मेरी पत्नी है, पहली पत्नी, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज्यादा। इतना बड़ा धोखा, झूठ। अरे अगर तुम्हारी पहले से बीवी थी तो मुझे दूसरी बीवी क्यों बनाया? क्योंकि मुझे तुम्हारा सौदा करना था। मेरे बॉस ने मेरे सामने प्रमोशन की एक शर्त रखी कि मैं उनको अपनी बीवी सौंपूं एक रात के लिए। लेकिन आशिका से मैं बहुत प्यार करता था, पर मुझे प्रमोशन भी चाहिए था, तो मैंने उनको इंतजार करने के लिए बोला। और फिर हमने इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन निकाला कि बॉस को तो बीवी चाहिए, पहली हो या दूसरी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने तुम्हें चुना। तुम्हें क्या लगा उस दिन बाइक वाली मुलाकात अनजाने में हुई थी? अरे वो सब मेरा और आशिका का सोचा समझा प्लान था, एक ऐसी खूबसूरत लड़की को फंसाना जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। अब तुमको मजबूरन मेरी बात माननी ही पड़ेगी। देखो सब कुछ आराम से हो जाएगा, तुम ये सौदा मंजूर कर लो, मैं तुमको यहाँ रहने की जगह दूंगा। कामना आकाश की इस बात पर उसको एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम जैसे नामर्द इंसान के लिए मैं अपनी जिंदगी का, अपनी फीलिंग्स का सौदा कर दूं? अरे शादी जैसे पवित्र बंधन को तुमने एक सौदे के लिए इस्तेमाल किया। छी, कितने बुज़दिल हो तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी औकात तो मैं दिखाता हूँ। आकाश कामना को राघव के कदमों में धक्का देते हुए बोलता है, पकड़िए आप इसको, सौदे के मुताबिक मैं आपको अपनी बीवी दूंगा और आप मुझे प्रमोशन लेटर। डोंट वरी, कल तक मिल जाएगा। चलें बेबी? राघव के इतना बोलते ही उसकी बात का जवाब देते हुए एक आवाज आती है, चलेंगे बेबी, लेकिन कमरे में नहीं, पुलिस स्टेशन में। वहाँ राघव की पत्नी सुमन पुलिस को लेकर आई थी और कामना को नीचे से उठाते हुए कहती है, सुन लिया होगा इंस्पेक्टर साहब आपने, मेरा ये घटिया पति दूसरों की बीवियों का सौदा करता है। कितने समय से मुझे इसी सबूत की तलाश थी। अरे घटिया आदमी, औरतें घर की लक्ष्मी होती है, कोई बाजार में खरीदी वस्तु नहीं जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इन तीनों को। नहीं सुमन, माफ कर दो प्लीज। पुलिस राघव और आकाश और आशिका को ले जाती है और मानव तस्करी करने के जुर्म में कड़ी सजा देती है। सुमन सही वक्त पर आकर कामना का सौदा होने से रोक लेती है, जिसके बाद कामना को इस सदमे से उभरकर अपनी जिंदगी दोबारा से जीने में समय लगता है। रश्मिका और सिद्धार्थ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रश्मिका दिल्ली की तेज तरार लड़की थी, तो वहीं सिद्धार्थ एक सीधा साधा लड़का था। ऐसे ही एक रात रश्मिका अपनी कार में तेज म्यूजिक चलाकर ड्राइव कर रही होती है कि तभी उसकी नजर रास्ते में बस स्टैंड पर बैठे सिद्धार्थ पर जाती है और वो कार उसके पास रोककर गाड़ी से उतरने के बाद बोलती है, ओए, तुम तो वही हो ना, कॉलेज के मिस्टर पढ़ाकू, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रश्मिका जी, वो क्या है ना, मेरे रूममेट ने मुझे निकाल दिया, अब इतनी रात को कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। मेरे रूममेट बनोगे? अकेली रहती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम अकेले रूम का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए पार्टनर के साथ रहते थे। पर आप तो एक लड़की हैं रश्मिका जी, आप कंफर्टेबल होंगी मेरे साथ? आओ बैठो कार में। रश्मिका सिद्धार्थ को अपने साथ अपनी कार में बैठाती है और अपने रूम तक ले जाती है। कमरे में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था। बेड पर कपड़ों के साथ गीला तौलिया पड़ा था। ये सब देखकर सिद्धार्थ बोलता है, मुझे तो लगा था कि बस लड़के अपने रूम को डस्टी और मैसी रखते हैं, पर लगता है मैं गलत हूँ, लड़कियाँ भी रखती हैं। राय मत दो समझे, मैगी बनाकर ला रही हूँ, वो खा लेना और फिर इस वाले बेड पे सो जाना। इतना कहकर रश्मिका वहाँ से जाती है और थोड़ी देर में मैगी बनाकर ले आती है, जिसे चखकर सिद्धार्थ बोलता है, रश्मिका जी, मैगी तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। थैंक यू। ऐसे ही दोनों मैगी खाकर अपनी अपनी बेड पर सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही रश्मिका उठती है, तभी हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए हुए सिद्धार्थ आकर कहता है, गुड मॉर्निंग रश्मिका जी।
वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये सब क्या है? ये आपके लिए नाश्ता है। मैंने नाश्ता कर लिया है और कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ नाश्ता टेबल पर रखता है और अपना बैग उठाकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही रश्मिका नाश्ता करती हुई खुद से बोलती है, लड़का इतना बुरा भी नहीं है, खाना भी अच्छा बना लेता है, बस थोड़ा झल्ला है। खैर कोई नहीं, मैं भी रेडी हो जाती हूँ, कॉलेज के लिए निकलना है। रश्मिका जल्दी से नाश्ता खत्म करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। वक्त गुजरता है। सिद्धार्थ अब अपने और रश्मिका के कमरे को एकदम साफ सुथरा रखने लगता है। साथ ही वो रश्मिका को रोज कुछ नया बनाकर खिलाने लगता है। ऐसे ही एक दिन रश्मिका हाथों में ड्रिंक की 2 बोतल लिए रूम में आती है और सिद्धार्थ से कहती है, ओए, पार्टी करोगे मेरे साथ? करेंगे जी, जरूर करेंगे। लो फिर खोलो बोतल और एक घुट में पी जाओ सारी। रश्मिका जी, पीना जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। चलो चलो खोलो बोतल। रश्मिका के कहने पर सिद्धार्थ ड्रिंक की बोतल खोल देता है और रश्मिका एक पूरी बोतल अकेले ही पी जाती है, जिसके बाद वो नशे की हालत में बेड पर चढ़कर नाचना शुरू कर देती है और सिद्धार्थ उसे संभालते हुए कहता है, अरे रश्मिका जी, क्या कर रही हैं? गिर जाएंगी आप। तो तुम संभाल लेना ना मिस्टर पढ़ाकू। अच्छा, एक बात पूछूं? जी जी, पूछिए ना। कभी किसी लड़की को किस किया है? अरे मैंने आज तक किसी लड़की को गले तक नहीं लगाया। आप किसकी बात कर रही हैं? ब्लशिंग। चलो आज तुम्हें पता लग जाएगा कि एक लड़की को हग करना कैसा होता है। कम ऑन, हग मी। नो क्वेश्चन, जितना मैं कह रही हूँ बस उतना करो। रश्मिका की बात सुनकर सिद्धार्थ कपकपाते हाथों से उसे गले लगा लेता है। रश्मिका काफी देर तक यूं ही उसके गले लगी रहती है और उसकी बाहों में ही सो जाती है। सिद्धार्थ उसे बेड पर लेटा देता है और उसे देखकर मन ही मन में सोचता है, रश्मिका, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच में कभी शायद ही तुमसे खुलकर ये कह पाऊं, पर जब भी मैं तुमको हंसते हुए देखता हूँ ना, तो मेरा हर गम कहीं खो जाता है। गुड नाइट रश्मिका। इतना कहकर सिद्धार्थ अपनी जगह पर जाकर सो जाता है। वक्त बीतता जाता है। रश्मिका सिद्धार्थ को चाहने लगी थी। सिद्धार्थ का उसका ख्याल रखना, उसके साथ वक्त बिताना रश्मिका को अच्छा लगने लगा था। वहीं कॉलेज के स्टूडेंट्स को जब सिद्धार्थ और रश्मिका के रूममेट्स होने की बात का पता चला, तो वो उन दोनों के खिलाफ तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब रश्मिका कॉलेज कैंटीन में बैठी हुई कॉफी पी रही होती है, तभी उसके पास उसकी दोस्त लवण्या आकर उससे बोलती है, हेलो बेबी, कैसी है? अच्छी हूँ बेब्स, तुम बताओ। और नए रूममेट सिद्धार्थ के क्या हाल हैं? तुम्हें सिद्धार्थ के बारे में कैसे पता? बेबी, मुझे ही नहीं पूरे कॉलेज को पता है इस बारे में। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, कॉलेज की सारी लड़कियां तो बेचारी बॉयफ्रेंड बनाने में लगी है, पर तूने तो एकदम नो बॉल पे चौका मार दिया, इधर रूममेट ही बना डाला। वाह वाह, अब तो रोज रात। बकवास बंद करो अपनी, और दोबारा अपनी जुबान से ये गंदे शब्द मत निकालना। अरे अरे, मुझ पर गुस्सा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मुंह बंद करवाना है ना तो अपने रूममेट का करवा, जो हर जगह ना जाने क्या क्या कहता फिर रहा है। नहीं, झूठ बोल रही हो तुम। सिद्धार्थ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। बेबी, कौन सी दुनिया में हो तुम? उसने नहीं कहा, तुमने नहीं कहा, तो फिर किसने कहा? किसी भूत ने? बेबी, सच यही है जो कहा है। जिसे तू अपना समझ रही है ना, वो तेरा कुछ भी नहीं है, याद रखना। ऊपर से तेरी इज्जत को ताड़ ताड़ कर रहा है वो अलग। लवण्या की बात सुनकर रश्मिका गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कॉलेज के सभी स्टूडेंट उसे अजीब सी नजरों से देखने लगते हैं, साथ ही तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ये सब देखकर रश्मिका को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो देखती है कि कुछ लड़के घेरा बनाकर सिद्धार्थ को घेर के खड़े हैं। ओए, हमें भी बता दे भाई, आखिर तूने रश्मिका को कैसे पटा लिया जो उसने तुझे सीधा रूममेट ही बना लिया? हाँ भाई, तेरे तो बाहरे न्यारे हो गए होंगे। स्वर्ग की सैर कर रहा है। दिखने में तू बड़ा सीधा साधा है। साले, देखा ना होता उसने रश्मिका के रूम से निकलते हुए तो तू तो हमें पता भी नहीं चलने देता। तेरा कांड पूरे कॉलेज में सबको बता चुके हैं हम। तुम्हें मेरे बारे में जो कहना है कह लो,
रश्मिका जी के बारे में कुछ मत कहो, वो दोस्त है मेरी, समझे? अले अले बाबू को गुस्सा आ गया। बाबू नहीं बताएगा क्या हुआ तो फिर बाबू की सुताई होगी। इतना कहकर वो लड़के सिद्धार्थ को मारना शुरू कर देते हैं। तभी पास में रखा हुआ गमला उठाकर रश्मिका वहाँ आती है और एक लड़के के सर पर दे मारकर बोलती है, मुझे पहले ही पता था ये जरूर तुम जैसे टुच्चे लोगों की ही हरकतें होंगी। सिद्धार्थ तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे जरूरी नहीं है कि अगर एक लड़का लड़की एक साथ एक कमरे में रहते हैं तो उनके बीच कुछ गलत ही होगा, पर नहीं, तुम लोगों की गंदी घटिया सोच कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकती। अरे पैदाइश ही गंदी है तुम जैसे लोगों की तो। और पहले नहीं कहा था, लेकिन अब सबके सामने गला फाड़ के कहती हूँ, हाँ मैं सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती हूँ। दो प्रूफ। इतना कहकर रश्मिका सबके सामने सिद्धार्थ को किस करती है और फिर उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाती है। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं और इस तरह सिद्धार्थ की रूममेट उसकी बीवी बन जाती है। सार्थिका कॉलेज में अपने फ्रेंड के साथ कैंटीन में बैठी होती है। तीनों बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से आनंद कहता है, तो ये तेरा, हम सब सिमी का बर्थडे मनाने के लिए क्लब जाएंगे। मैं तो अभी से एक्साइटेड हो रहा हूँ बहुत। बस बस, तुम दोनों का सोच कर ही मैं क्लब में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। और तू कान में तेल डालकर सुन ले, अपने उस छपरी गर्लफ्रेंड को लेकर मत टपक जाइयो, वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। क्या यार, कितनी तो स्वीट है वो। चल कोई नहीं, तेरा दोस्त तेरे लिए ये भी कर देगा। चल अब घर चलते हैं। यार मैं कल फ्री नहीं हूँ, तो एक काम करते हैं, क्लब जाने का प्लान ना हम परसों पे शिफ्ट कर देते हैं। परसों? अरे इसका बर्थडे कल है, परसों नहीं है। और तेरा कौन सा बिजनेस चल रहा है जो तू इतनी बिजी हो रही है? और फिर तो तू कल कॉलेज भी नहीं आ रही, तो कहाँ बिजी रहेगी? कहीं नहीं यार, बस घर पे आराम करूंगी और अपने मंगू को वॉक पर लेकर जाऊंगी। बता, तू पूरा दिन पसर के सोएगी और इस कुत्ते को घुमाएगी, इसलिए तू उसके बर्थडे में नहीं आ रही। वाह क्या बात है। अभी इसके बर्थडे के लिए अपनी नींद थोड़ी ना खराब कर सकती हूँ मैं। वैसे भी अच्छे से ना सो पाने की वजह से मेरी स्किन कितनी डल होती जा रही है। अरे यार, जितना इतने दिनों में नहीं सोई, एक दिन और नहीं सोएगी तो तेरे जवान स्किन में झुर्रियां नहीं आ जाएंगी। ओए रहने दे, इस सेल्फ सेंटर्ड लड़की के साथ ना माथापच्ची करने से कोई फायदा नहीं है। इसे तो बस अपने से मतलब है, बाकी जाए तेल लेने। इसकी सोच कर मैंने क्लब जाने के लिए हाँ की थी, फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ता। अरे यार इतना क्यों गुस्सा दिखा रही है? एक दिन तेरा बर्थडे लेट हो जाएगा तो कोई पहाड़ टूट जाएगा क्या? पाल तुम्हें खामखा बकवास करे जा रही है। इतना कहकर सार्थिका वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। सार्थिका एक स्मार्ट और बिंदास लड़की थी जो सिर्फ खुद को ही अहमियत देना चाहती थी। उसके आसपास के लोग क्या चाहते हैं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सेल्फ सेंटर्ड रहना ही जैसे उसकी आदत सी बन गया था, जिसके कारण वो सिमी के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाने के लिए हाँ नहीं करती, क्योंकि वो ऐसा करना जरूरी नहीं समझती। समय बीतता है और उसे उसी कॉलेज में पढ़ने वाले पंकज नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। एक दिन दोनों डेट के लिए एक कैफे में आते हैं। तभी सार्थिका कहती है, यार पंकज, तुम मुझे कॉफी पर क्यों लेकर आए हो? मुझे कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है। पता है यार, पर हर बार मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ चाय पीता हूँ, तो मैंने सोचा एक बार तुम भी मेरे साथ कॉफी पीने का मजा लो। अरे यार, जब मुझे कॉफी पीना पसंद ही नहीं है, यहाँ मेरे मतलब का कुछ है ही नहीं, तो जबरदस्ती यहाँ पर बैठकर टाइम खराब क्यों करूँ? अच्छा ठीक है, 2 मिनट रुको, तब तक मैं अपनी कॉफी पी लेता हूँ। देखो 2 मिनट में बाहर आ जाना, मैं वेट कर रही हूँ। इतना कहकर वो बाहर चली जाती है और उसे अपने लिए 2 मिनट ना बैठते हुए देखकर पंकज खुद से कहता है, क्या लड़की है यार, प्यार करती है मुझसे, पर मेरे लिए 2 मिनट मेरी फेवरेट जगह पर नहीं बैठ सकती, बस खुद के बारे में सोचती है। मैं भी ना दिल से मजबूर हूँ जो इस पर आ गया। खैर कोई नहीं, प्यार में ये सब तो चलता है। इतना कहकर वो जल्दी से कॉफी पीकर उसके पास जाता है। समय बीतता है। पंकज और सार्थिका एक दूसरे के बारे में अपने घर वालों को बता देते हैं और दोनों पक्षों की सहमति के बाद घर वालों के आशीर्वाद के साथ दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। एक दिन जब सार्थिका शॉपिंग करने मार्केट गई होती है, तभी उसकी सास माला घड़ी की ओर देखती है और तभी सार्थिका हाथ में ढेर सारे शॉपिंग के बैग्स लेकर घर आती है और आते ही सोफे पर बैठ जाती है। तभी माला कहती है,
आ गई बाजार लूट कर। ला दिखा जरा क्या क्या लाई है मेरे लिए। आपके लिए? अरे मैं अपने लिए शॉपिंग गई थी, अपने लिए खरीद कर आई हूँ, आपके लिए नहीं। अरे तो मैंने तुझे अपने लिए एक बनारसी साड़ी लाने को कहा था, वो लाई है ना? अच्छा वो बनारसी साड़ी? हाँ वही, बता दे किस थैले में है। सासू माँ वो तो मैंने ली ही नहीं। अरे एक चीज मंगवाई थी तुझसे, वो भी तुझे लाने में भारी पड़ रही थी क्या? ओहो सासू माँ वो बहुत भारी होती है। चलो अगर मैं ले भी लेती, लेकिन पता है वो कितने की थी? पूरे 12,000 की। अब अगर मैं 12,000 की सिर्फ आपकी एक बनारसी साड़ी ले लेती तो अपने लिए कैसे लेती? मैं तो कंगाल हो जाती। मतलब इतने सारे थैलों में तेरा सामान है और कुछ नहीं? हाँ तो इतनी कड़ी धूप में मार्केट जाऊंगी तो अपने लिए ही सामान लेकर आऊंगी ना, सबका ठेका थोड़ी ना ले रखा है मैंने। आपको लानी है ना तो आप खुद चली जाना। वैसे एक गिलास मुझे पानी पिला दो, बड़ी प्यास लग रही है। पानी खुद लेकर पी ले बहू, अभी मुझे तो प्यास लगी नहीं है जो मैं पानी पीने जाऊं। इतना कहकर माला वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अगली सुबह नाश्ते के समय टेबल पर खाने में भिंडी की सब्जी देखकर पंकज कहता है, भिंडी? तुमने भिंडी की सब्जी क्यों बनाई? क्यों बनाई का क्या मतलब होता है? मुझे पसंद थी मैंने बना दी। और तुम ऐसे गंदे गंदे मुंह क्यों बना रहे हो? तुम्हारी तो फेवरेट है ना? फेवरेट थी, अब नहीं है। और माँ को भिंडी से एलर्जी है, पता नहीं है क्या तुमको? यार मैं कोई मास्टर शेफ नहीं हूँ जो सुबह सुबह तुम्हारे लिए 56 तरीके का नाश्ता बना दूँ। मुझे भिंडी खानी थी, मैंने भिंडी बना दी। अब मैं तुम्हारी माँ के लिए फिर से किचन में जाऊँ? हाँ यार सब पता होते हुए भी तुम अपने तक ही क्यों सीमित रहती हो? अपना सोचकर ये भिंडी तो बना ली, लेकिन माँ के बारे में नहीं सोचा कि वो क्या खाएंगी। रहने दे बेटा, इसको खाली अपने से मतलब है। घर में और भी लोग रहते हैं, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। इसको तो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता वाला हाल है। अरे इसका नाम सार्थिका नहीं स्वार्थिका होना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों खाने के टाइम पे बहस क्यों कर रहे हैं। सासू माँ आपको भिंडी नहीं खानी है तो मत खाओ। साइड में अचार का डब्बा रखा है, अचार निकालो, पराठे पे लगाओ और खा जाओ। तू ही ठूस ये भिंडी और ये अचार भी। हाँ सार्थिका तुम कितनी सेल्फ सेंटर्ड हो ये तुमने आज बता ही दिया। दोनों माँ बेटी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सार्थिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बैठकर आराम से खाना खाती है। अब सास बेटे के साथ मिलकर अपनी सेल्फ सेंटर्ड बहू को रास्ते पर लाने की तरकीब सोचते हैं और एक दिन पंकज सार्थिका को कॉल पर कहता है, सुनो ठीक 4 बजे मेरे ऑफिस के बाहर आ जाना, फिर वहीं से हम लोग मूवी देखने चलेंगे। ठीक है मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। शाम को उसे तैयार होने में घर पर ही 5 बज जाते हैं। जब वो पंकज के ऑफिस पहुंचती है तो पंकज उसे वहां नहीं मिलता। कुछ देर इंतजार करके वो घर लौट आती है तो देखती है कि पंकज हॉल में बैठा है। तभी वो गुस्से में कहती है, पंकज तुम कितने खराब हो यार। मैं जरा सा लेट क्या हो गई, तुम सीधा घर चले आए। एक बार सोचा भी नहीं मेरे बारे में? नहीं सोचा, अभी तुम्हारे इंतजार में अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकता था ना, इसलिए चला आया घर। और इतना उदास क्यों हो रही हो? अरे मैं तो तुमसे प्रेरणा लेकर सेल्फ सेंटर्ड होने की राह पर चल रहा हूँ और कुछ नहीं। बीवी हूँ मैं तुम्हारी। किसको याद दिला रही हो, मुझे या खुद को? यार अभी तो मुझे कोई बात ही नहीं करनी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब सार्थिका हॉल में आती है तो अपनी सास को पिज्जा खाते देखकर जोर से छींक पड़ती है। सासू माँ पिज्जा। अरे बहू तुझे कुत्ता छींक हुई है क्या? इतना क्यों छींक रही है? आपके पिज्जा में शिमला मिर्च है क्या? अभी सब्जी वाला पिज्जा है तो शिमला मिर्च तो होगी ही। मेरा मन कर रहा था इसलिए मंगवा लिया। ले तू भी खा ले। दूर हटाओ इसे या फिर कमरे में ले जाओ। मुझे शिमला मिर्च से एलर्जी है। हाँ तो मैं क्या करूँ? तेरी एलर्जी के चलते मैं पिज्जा ना खाऊं? तू बाहर जाकर छींक ले। सासू माँ मैं बहू हूँ आपकी, थोड़ी तो फिक्र करो। अरे औरों की फिक्र ना करना तो मैंने तेरे से ही सीखा है। अभी खाली मैं अपने बारे में सोचती हूँ। वो क्या है ना, अभी बहू सेल्फ सेंटर्ड है तो सास को भी सेल्फ सेंटर्ड होना ही पड़ेगा। बस कीजिए सासू माँ, मैं समझ गई हूँ कि एक परिवार में रहकर मुझे सेल्फ सेंटर्ड नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर चलना है, सबकी खुशियों का ख्याल रखना है, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है। मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं सेल्फ सेंटर्ड नहीं बल्कि फैमिली सेंटर्ड बनूंगी। देख बहू, अपने बारे में सोचना बुरी बात नहीं है, लेकिन बस अपने ही बारे में सोचना गलत है। अच्छा हुआ तुझे समझ तो आया।
रोशेल 1 साल बाद इंग्लैंड से वापस इंडिया आई। उसकी जुबान को तो जैसे अंग्रेजी के कीड़े ने काट लिया था। वो हर किसी से अंग्रेजी में ही बात करती और उसकी अंग्रेजी सुन लोग हैरान रह जाया करते। एक शाम वो गली में सब्जी वाले के ठेले से सब्जी ले रही होती है। बहन जी, सारी सब्जियां मिलाकर 458 रुपए हो गए। What? You call me Panji? I'm from England. Call me Madam, okay? अरे हम का आपके मामा लग रहे हैं जो आपको भांजी कहेंगे। बहन जी कह रहे हैं अभी पैसा दीजिए, यहाँ ठेला लेके नहीं खड़े रहेंगे हम। तुमको मेरी बात समझ नहीं आती क्या? खैर, अभी देती हूँ तुम्हें तुम्हारे 458 रुपीज। 58 नहीं, 58, 50 और 8, 58, समझे? ओके, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? दे रही हूँ ना तुम्हारे पैसे। ना जाने कौन देश की अंग्रेजी बोल रही है, बोल तो हिंदी के ही, खाली लहजा अंग्रेजी मालूम पड़ता है। तभी रोशेल पैसे देकर घर चली आती है। रोशेल बोलने में अंग्रेजी के शब्दों से ज्यादा अंग्रेजी लहजे का इस्तेमाल करती थी। उसकी इस अंग्रेजी पर उसकी माँ को बड़ा नाज था। एक दिन रात के समय रोशेल खाने की खुशबू लेते हुए कहती है, ये महक तो बहुत मस्त लग रही है। महक? खाने में महक आ रही है क्या? मैंने तो ताजा ताजा बनाया है सब कुछ। माँ वो खुशबू वाली महक की बात कर रही है, बदबू वाली महक की नहीं। तू इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाती, फालतू में अंग्रेजों जैसा एक्सेंट करके माँ को कंफ्यूज करती रहती है। हे यू कुत्ते, बिजनेस योर माइंड। मॉमी को मेरी इंग्लिश समझ आती है ना मॉमी? हाँ हाँ बिल्कुल, इसकी अंग्रेजी मुझे अच्छे से समझ आती है और मैं तो वारी वारी जाऊँ अपनी बेटी पर। पूरे मोहल्ले में भला इससे बढ़िया अंग्रेजी कोई बोलता है? अरे माँ, जो आपको समझ आ जाए वो अंग्रेजी कैसी? और एक ये अंग्रेज जिसको गुइया के पराठे की खुशबू मस्त लग रही है। Yes, I like गुइया पराठाज। मॉमी, भरिंग माई थाली विद 2 पराठे। हाय दैया, थाली में पराठ परोस दूं? ये वाली अंग्रेजी समझ नहीं आई बेटी। अरे माँ, 2 पराठे दे दो इसको। तभी विनीता उसे पराठे देती है। रोशेल को पूरे मोहल्ले वाले उसकी ऊटपटांग इंग्लिश के लिए जानते थे और पीठ पीछे उसका मजाक तक बनाते थे। समय बीतता है। एक रोज रोशेल को देखने रिश्ते वाले उसके घर आते हैं। रोशेल हाथों में ठंडा शरबत लिए हॉल में आती है और उसे देखकर मंजरी मुस्कुराते हुए बोलती है, तो ये है आपकी लड़की, बहुत सुंदर है। नाम क्या बताया आपने? रोशेल। रोशेल नाम है इसका। क्या बोला? कौन सा सेल? रोसेल आंटी जी, रोसेल। ये तो कोई अंग्रेजी नाम लगता है। वो तो होगा ही ना, पूरे 1 साल इंग्लैंड में रहकर जो आई है। खाली नाम ही अंग्रेजी नहीं है, मेरी बेटी तो अंग्रेजी बोलती भी है और बहुत जबरदस्त बोलती है। बेटा जरा बोल के तो बता। आके मम्मी, मेरे को शाय आ रहा है। हाँ तो बेटी कर आओ, यहाँ क्यों खड़ी हो? बहन जी रास्ता दीजिए, लड़की को आ रहा है। देखा कितना जबरदस्त बोलती है। आपको भी समझ नहीं आया ना? वैसे मुझे भी नहीं आया। हाँ तो क्या, आ रहा है ना बेटी? ये सब छोड़िए ना माँ, आंटी जी से पूछिए उन्हें रोसेल दी पसंद आई कि नहीं आई। यस, हरी, बताओ। वाह जी वाह, लड़की तो हमें भाग गई। बहन जी हमने लड़के की फोटो तो दिखाई थी, रिश्ता पक्का समझिए अब। हुर्रे, मेरी मैरिज पक्की हो गई मॉमी। हुरे हुरे भगवान कौन से है? ये हरी हरी तो सुना है, ये हुरे हुरे तो पहली बार सुना है। ए, तू थोड़ी देर चुप बैठ ना। ओके। इस तरह मनु रोशेल को चुप करवाता है, जिसके बाद सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। कुछ समय बाद मंजरी के बेटे समीर से रोशेल की शादी हो जाती है और शादी की पहली रात रोशेल कमरे में अंग्रेजी गाना गा रही होती है। तभी समीर आता है। I know love me you, I know care you। तुम मुझे शो नहीं करते बट लव करते हो, बेबी ओ बेबी। एक बात बताओ रोशेल, तुम ये इतने मस्त इंग्लिश गाने की धज्जियां क्यों उड़ा रही हो? ओ माय पतिदेव, आप आ गए। ये सॉन्ग मैं आपके लिए ही सिंग कर रही थी। मैंने कैसे गाया? मुझे खुद नहीं पता चला, पर ठीक ही था। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ, थक गई होंगी। आपको कैसे पता लगा कि मैं घबरा रही थी फॉर दिस नाइट? क्योंकि आई एम काफी दिनों से वेट करिंग दिस नाइट। तुम या तो हिंदी बोल लो या इंग्लिश। ये इंग्लिश में एक्सेंट का तड़का लगाकर क्यों बोल रही हो?
ये तो मेरा स्टाइल है समीर। यू गर्व करिंग ऑन योर वाइफ बोलिंग इंग्लिश, बट तुम गुस्सा कर रहे हो। छोड़ना यार, क्या पता इसे आदत हो ऐसे बोलने की। कोई नहीं, बीवी है तेरी, और ये वाली अंग्रेजी भी कोई बुरी नहीं है, इसके मुंह से मीठी ही लग रही है। तभी वो प्यार से उसे बाहों में भरता है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। समय बीतता है। मंजरी की बहू की अंग्रेजी बोलने की चर्चा पूरे मोहल्ले में हो जाती है। एक दिन मंजरी की पड़ोसने आपस में बातें करती हुई कहती है, तू सुना तूने मंजरी की बहू कैसी पटर पटर अंग्रेजी बोलती है? सुना क्या? मैंने तो देखा है, कल मंडी में सब्जी वाले को अंग्रेजी में किस तरह से चमका रही थी। मैं तो सुन ही नहीं पाई। जारी सुन नहीं पा रही थी तो कैसे चमका रही थी उसे? तूने सुनी होगी पर तेरे पल्ले ही नहीं पड़ी होगी। क्यों? रहने दे, वो तो उसके हाव भाव से ही पता लग रहा था। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी मंजरी बहू के साथ वहाँ से गुजर रही होती है। चलते हुए मंजरी को पता नहीं चलता कि उसका पैर गली में पड़े हुए गोबर पर पड़ जाता है। फिर भी वो चलती रहती है। जब रोशिल की नजर उसकी चप्पल पर पड़ती है तो वो कहती है, सासू मॉमी स्टॉपिंग, आपके स्लीपर पर गोबर लगिंग। Ew! गोबर कहाँ है? गोबर मुझे तो नहीं दिखा। अरे तेरी चप्पल में लगा है। वैसे अंग्रेजी में भी गोबर को गोबर ही कहते हैं क्या? कहते होंगे, मंजरी की बहू ने तो वही कहा। हे राम, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। अब बता रही है जब गोबर पे पैर रख दिया। ओ सासू मॉमी, एक तो आई एम योर को बताइंग योर स्लीपर पर गोबर लगिंग एंड यू चिल्लाइंग व्हाई? हे भगवान, तेरी अंग्रेजी का नाश हो। हिंदी में नहीं बता सकती थी? आई बड़ी अंग्रेज। वैसे ये अंग्रेजी तो मुझे समझ नहीं आ रही, वरना टीवी में अंग्रेजी समाचार आते हैं ना, वो तो मेरे सर के ऊपर से जाते हैं। सही कह रही है। अरे मंजरी, तेरी बहू तो बड़ी आसान अंग्रेजी बोलती है। सस्ते स्कूल में पढ़ी होगी लगता है। Hey aunties, me not पढ़िंग चीप स्कूल, आई एम इंग्लैंड वापसी, इसलिए मेरी इंग्लिश को कुछ नहीं कहना, वरना आंटीज आई एम रिप्लाइंग खरी खोटी वेरी मच। अरे ओ अंग्रेजन, तू घर चल, तेरी सारी अंग्रेजी निकालूंगी। तभी मंजरी अपनी अंग्रेजन बहू को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों पड़ोसने मोहल्ले में मंजरी की बहू की अंग्रेजी बेकार और फिसड्डी होने के किस्से को फैला देती है, जिस पर सब हंसते हैं। ये बात मंजरी के कानों में भी पड़ती है, तो वो रोशिल से कहती है, सुन बहू, कहिए सासू मॉमी। सासू मॉमी नहीं, सासू माँ होता है। और ये अंग्रेजी में गटर पटर छोड़ दे और हिंदी में बात किया कर, क्योंकि तेरे सिवा ना ये किसी के पल्ले नहीं पड़ती। बट वाई सासू मॉमी, मेरी इंग्लिश लहजे में क्या खराबी है? खराबी? अरे इसमें खराबी ही खराबी है। पहला कि तुम इंग्लिश एक्सेंट में बात करती हो और कभी कभी हिंदी इंग्लिश को मिलाकर इंग्लिश बोलने लगती हो। माना तुम इंग्लैंड में रहकर आई हो तो तुम्हें अच्छा लगता है। ऐसा बोलना है बोलो, लेकिन सही से बोलो ना, सीख लो। समीर और मंजरी के कहने पर रोशिल को थोड़ी बात समझ में आती है और वो ऑनलाइन इंग्लिश सीखना शुरू करती है, जिसके लिए वो समीर से टूटी फूटी इंग्लिश में बात करती और समीर भी उसकी मदद करता। समय बीतता है। धीरे धीरे अब वो अच्छे से इंग्लिश सीख जाती है। तभी एक दिन वो इंग्लिश सॉन्ग गाते हुए कहती है, Remember when I told you no matter where I go, I never leave your side, you will never be alone. चलो, ये वाला पहले से तो कहीं बेहतर है। अब हुई ना मेरी बहू की अच्छी अंग्रेजी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।